एक दिन मध्य प्रदेश के किसी जिले में डीएम साहिबा का काफिला एक चौराहे से गुजर रहा था। तभी उनकी नज़र वहां खड़े एक ट्रैफिक दरोगा पर पड़ी। डीएम साहिबा ने तुरंत अपनी गाड़ी रुकवाई और अपने गार्ड को उस दरोगा को बुलाने के लिए भेजा। जब दरोगा को पता चला कि डीएम साहिबा उसे बुला रही हैं तो वह घबरा गया। वह सोचने लगा कि उससे ऐसी क्या गलती हो गई जो डीएम साहिबा ने उसे बुलाया। डरते डरते वह उनकी गाड़ी के पास पहुंचा। जैसे ही उसने गाड़ी में बैठी डीएम साहिबा को देखा, वह हैरान और स्तब्ध रह गया। आखिर वह डीएम साहिबा कौन थीं और उन्होंने उसे क्यों बुलाया था? ये जानने के लिए कहानी को अंत तक पढ़ें। मध्य प्रदेश के एक जिले में एक परिवार रहता था। इस परिवार में माता-पिता, उनका बेटा अयांश और उसकी पत्नी आस्था शामिल थे। अयांश हाल ही में ट्रैफिक पुलिस में दरोगा के पद पर नियुक्त हुआ था और उसकी शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे। आस्था अपने सास-ससुर का सम्मान करती थी और अपने पति की बातों का पालन करती थी। शादी के 6 महीने बाद अयांश को पता चला कि उनके शहर में एक सरकारी नौकरी की वैकेंसी निकली है। उसने सोचा कि अगर वह आस्था का फॉर्म भर दे तो उसकी भी सरकारी नौकरी लग सकती है और उनका जीवन बेहतर हो सकता है। इस विचार के साथ अयांश अपनी पत्नी के पास गया और बोला, आस्था, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे दे दो। मैं तुम्हारा फॉर्म भर दूंगा। इससे तुम्हारी सरकारी नौकरी लग जाएगी और हमारा जीवन और बेहतर हो जाएगा। यह सुनकर आस्था चुपचाप खड़ी रही। अयांश ने दोबारा कहा, क्या तुमने सुना नहीं? अपने डॉक्यूमेंट्स दो, मैं अभी फॉर्म भरता हूं। तभी आस्था की आंखों में आंसू आ गए। वह रोते हुए बोली, अयांश, मुझे माफ कर दो। ये बात मैंने तुमसे छुपाई थी। यह सुनते ही अयांश चौंक गया और आस्था की ओर देखने लगा। आखिर आस्था ने क्या छुपाया था? आस्था ने धीरे धीरे बताना शुरू किया। देखो अयांश, मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूं। मैंने सिर्फ 9वीं कक्षा तक पढ़ाई की है और उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। जब मेरी और तुम्हारी शादी हुई तो मेरे और तुम्हारे घर वालों ने मुझसे कहा था कि तुम्हें यह बात नहीं बतानी है। उन्होंने कहा था कि मुझे बस घर संभालना है और ससुराल में अच्छे से जीवन बिताना है। मैंने अपने पिता से कई बार कहा था कि इस तरह मेरी शादी न करो, लेकिन वे नहीं माने और तुम्हारे साथ मेरा रिश्ता तय कर दिया। अब मैं तुम्हारी पत्नी बनकर तुम्हारे साथ रह रही हूं। ये सुनते ही अयांश गुस्से से लाल हो गया और आस्था पर चिल्लाने लगा, तुमने यह सब मुझसे क्यों छुपाया? इतना बड़ा सच तुमने मुझे नहीं बताया। अयांश की चिल्लाने की आवाजें घर में गूंजने लगीं। तभी उसके माता पिता कमरे की ओर आए और उसे समझाने लगे। वे बोले, बेटा, इस लड़की में संस्कार कूट कूट कर भरे हैं, इसीलिए हमने तुम्हारी शादी इससे कराई। अगर कोई ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की लाते तो वह घर का सम्मान और हमारा आदर नहीं करती। हम तो बस यही चाहते थे कि तुम्हारा जीवन सुखी रहे। तुम पैसे कमाते हो और घर संभालने के लिए आस्था को हर काम आता है। लेकिन अयांश को यह सुनकर और भी गुस्सा आ गया। वह चिल्लाकर बोला, कैसी अनपढ़ गंवार लड़की से मेरी शादी करा दी तुम लोगों ने? मेरी जिंदगी की परवाह ही नहीं की। मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इतना कहकर वह गुस्से में वहां से चला गया। आस्था यह सब सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। उसके सास ससुर ने उसे सहारा देते हुए कहा, बेटी, चिंता मत करो। ये कुछ दिनों तक नाराज रहेगा, लेकिन फिर सब ठीक हो जाएगा। वह तुम्हें स्वीकार कर लेगा और अच्छा जीवन बिताएगा। हालांकि समय के साथ अयांश और आस्था के बीच विवाद बढ़ने लगे। छोटी छोटी बातों पर अयांश आस्था को अनपढ़, गंवार और जाहिल कहकर अपमानित करने लगा। वह हर मौके पर उसकी बेइज्जती करता, जिससे आस्था का जीवन और कठिन हो गया। जब तक अयांश को आस्था की पढ़ाई का सच नहीं पता था, तब तक सब ठीक था। लेकिन इस सच्चाई के सामने आने के बाद उसका व्यवहार पूरी तरह बदल गया। आस्था ने पहले अपने सास ससुर से यह बात साझा की। उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन अयांश अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। जब बात हद से आगे बढ़ गई तो आस्था ने अपने माता पिता को फोन करके सब बताया। माता पिता ने उसे समझाते हुए कहा, बेटी, ये तुम्हारा घर है। हर हाल में तुम्हें वहीं रहना होगा। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। आस्था ने उनकी बात मानकर ससुराल में रहने की कोशिश की, लेकिन अयांश का व्यवहार दिन ब दिन बिगड़ता गया। उसने आस्था को ताने मारने और अपमान करने के साथ साथ शारीरिक रूप से भी प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। एक दिन झगड़े के दौरान अयांश ने गुस्से में आस्था पर हाथ उठा दिया। ये आस्था के लिए बर्दाश्त से बाहर था। उसने तुरंत ससुराल छोड़ने का फैसला किया
और अपने मायके चली गई। मायके में बैठी आस्था को उम्मीद थी कि कुछ दिनों बाद अयांश उसे मनाने आएगा, लेकिन अयांश अपने गुस्से और अहंकार में डूबा रहा। उसने आस्था को मनाने की कोई कोशिश नहीं की और अपने घर में आराम से रहने लगा। जब अयांश के माता पिता ने उससे कहा कि वह आस्था को मायके से वापस लाकर सुलह कर ले, तो उसने साफ मना कर दिया। गुस्से में उसने कहा, मैं उसे वापस नहीं लाऊंगा, उसे तलाक दूंगा। मुझे ऐसी अनपढ़ गंवार पत्नी नहीं चाहिए। माता पिता ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन अयांश ने उनकी एक भी बात नहीं मानी। वह सीधे कोर्ट गया और तलाक का केस दर्ज कर दिया। कुछ दिनों बाद कोर्ट का समन आस्था के पास पहुंचा। ये जानकर उसे बहुत गुस्सा आया। उसने अपने पति की दिल से सेवा की थी, फिर भी वह तलाक देना चाहता था। आस्था ने भी ठान लिया कि वह अब इस रिश्ते को खत्म करके रहेगी। उसने अयांश के खिलाफ कोर्ट में लड़ाई शुरू कर दी। केस चलता रहा और कुछ दिनों बाद दोनों का तलाक हो गया। तलाक के बाद अयांश अपने घर में आराम से रहने लगा, जबकि आस्था मायके में अकेली हो गई। आस्था के दिल और दिमाग में वही पुराने पल घूमते रहते जब अयांश उसे अपमानित करता था। वह अक्सर सोचती, मैंने अपना सब कुछ इस रिश्ते के लिए दिया, फिर भी मेरा घर बर्बाद हो गया। अब मैं यहां अकेली और अपमानित होकर रह रही हूं। इन कड़वी यादों ने आस्था को अंदर तक तोड़ दिया था, लेकिन कहीं न कहीं उसने खुद को संभालने और अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करने का हौसला भी जुटाना शुरू कर दिया। तलाक के बाद आस्था एक अनिश्चित जीवन जी रही थी। कभी वह अयांश पर गुस्सा करती, तो कभी उसे लगता कि जो हुआ वह बेहद गलत था। इस बीच उसके पिता उसकी हालत देखकर चिंतित हो गए। उन्होंने कहा, बेटी, अब मैं क्यों ना तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूं? हमारे पास पैसे की कमी नहीं है और तलाक के बाद जो मुआवजा मिला है उससे तुम्हारा भविष्य अच्छा बना सकता हूं। लेकिन आस्था ने साफ मना कर दिया। उसने दृढ़ता से कहा, पिताजी, अगर आप मेरी दूसरी शादी करा देंगे तो क्या गारंटी है कि अगला व्यक्ति मुझे अनपढ़ और गंवार कहकर अपमानित नहीं करेगा? मैं अब शादी नहीं करूंगी। पहले मैं अपने ऊपर लगे इस दाग को मिटाना चाहती हूं। यह सुनकर उसके पिता हैरान हो गए और पूछा, बेटी, इस दाग को कैसे मिटाओगी? आस्था ने आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, अब मैं पढ़ाई करूंगी, पढ़ लिख कर एक आत्मनिर्भर महिला बनूंगी। फिर देखती हूं कि कौन मुझे अनपढ़ और गंवार कहता है। पिता थोड़े चिंतित हुए और बोले, बेटी, पढ़ाई तो तूने बहुत पहले छोड़ दी थी, अब इतने समय बाद इसे कैसे शुरू करेगी? आस्था ने दृढ़ता से कहा, पिताजी, चाहे जो हो जाए, मुझे पढ़ाई करनी है। मैं मेहनत करूंगी और अपना नाम रोशन करके दिखाऊंगी। अब मुझे अपने सपनों को पूरा करना है और खुद को साबित करना है। आस्था के आत्मविश्वास को देखकर उसके पिता ने उसकी पढ़ाई का पूरा समर्थन करने का फैसला किया। उन्होंने कहा, बेटी, अगर तुझे पढ़ना है तो मैं हर कदम पर तेरे साथ हूं। आस्था ने ठान लिया था कि वह अयांश को दिखाएगी कि वह किसी से कम नहीं है। उसने खुद से वादा किया कि जब तक वह सरकारी नौकरी हासिल नहीं कर लेती, तब तक उसकी पढ़ाई का सिलसिला रुकेगा नहीं। पिता ने उसकी लगन देखकर कहा, बेटी, बेफिक्र होकर पढ़ो। तुम्हारी पढ़ाई का जो भी खर्च होगा मैं उठाऊंगा। तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। इस समर्थन के बाद आस्था ने पूरी लगन के साथ अपनी स्कूली शिक्षा फिर से शुरू की। उसने धीरे धीरे 9वीं और फिर 12वीं कक्षा पास की। इसके बाद उसने ग्रेजुएशन में दाखिला लिया। पढ़ाई के दौरान उसे कलेक्टर की पोस्ट के बारे में पता चला। उसने समझा कि कलेक्टर बनने के बाद हर सरकारी अधिकारी उसके अधीन काम करेगा। इस विचार ने उसे और प्रेरित किया। उसने अपनी पूरी ऊर्जा ग्रेजुएशन पूरा करने और सिविल सर्विस की तैयारी में लगा दी। उसने ठान लिया था कि वह अपने बलबूते पर कुछ बड़ा करके दिखाएगी और उन सभी को जवाब देगी जिन्होंने उसे अनपढ़ और गंवार कहा था। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद आस्था की मेहनत रंग लाई और वह कलेक्टर बन गई। यह खबर फैलते ही उसके पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब आस्था अपने जीवन को दोबारा संवारने के लिए पढ़ाई कर रही थी, तब समाज के लोग उनके परिवार पर ताने मारते थे। कोई कहता, इतनी उम्र में बेटी को पढ़ाने की क्या जरूरत है? तो कोई कहता, तलाकशुदा है, घर बैठने दो। लेकिन आज वही लोग मिठाई लेकर उनके घर आए। आस्था के पिता गर्व से कहते, मेरी बेटी आज कलेक्टर बन गई है। उसने मेरी उम्मीदों को सच कर दिखाया और हमारा सिर ऊंचा कर दिया। अपनी सफलता के बाद आस्था ने कलेक्टर की ट्रेनिंग शुरू की। ट्रेनिंग के बाद उसकी पोस्टिंग एक जिले में हुई, जहां उसने
पूरे समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों को निभाना शुरू किया। एक दिन उसे किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना था। वह अपनी गाड़ी में बैठी और अपने गनर व ड्राइवर के साथ रवाना हो गई। रास्ते में एक बड़ा चौराहा आया जहां ट्रैफिक पुलिस मुस्तैद थी। जैसे ही कलेक्टर साहिबा का काफिला वहां पहुंचा, ट्रैफिक पुलिस ने तुरंत ट्रैफिक को साइड करना शुरू कर दिया। आस्था की नज़र अचानक एक ट्रैफिक पुलिस वाले पर पड़ी। उसे देखते ही वह चौंक गई। वह कोई और नहीं बल्कि उसका पूर्व पति अय्यांश था, जिसने उसे अनपढ़ और गंवार कहकर अपमानित किया था और तलाक दे दिया था। आस्था ने तुरंत ड्राइवर को गाड़ी रोकने का आदेश दिया। गाड़ी रुकने के बाद उसने रियर व्यू मिरर में ध्यान से देखा और पुष्टि की कि वह अय्यांश ही था। उसके चेहरे पर गंभीरता छा गई। उसने अपने गनर से कहा, गाड़ी से उतरकर उस दरोगा को यहां बुलाओ। गनर तुरंत गाड़ी से उतरा और अय्यांश के पास गया। उसने कहा, कलेक्टर साहिबा आपको बुला रही हैं। अय्यांश, जो काफिले को देखकर पहले ही सतर्क था, ये सुनते ही घबरा गया। उसे समझ नहीं आया कि कलेक्टर साहिबा उसे क्यों बुला रही हैं। वह सोचने लगा, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई। डर और संशय के साथ वह धीरे धीरे कलेक्टर साहिबा की गाड़ी की ओर बढ़ा। जैसे ही वह गाड़ी के अंदर देखता है, सामने बैठी आस्था को देखकर वह हैरान रह जाता है। अय्यांश तुरंत सलामी देता है और कहता है, हाँ मैडम, बताइए क्या काम है। आस्था शांत स्वर में कहती है, तुम कल मेरे ऑफिस में आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इतना कहकर वह वहां से चली जाती है। अय्यांश यह सोच सोचकर हैरान रहता है कि आस्था इतनी बड़ी कलेक्टर कैसे बन गई। वह गांव में जाता है जहां आस्था पहले रहती थी और उसके बारे में पता लगाने की कोशिश करता है। पूछताछ के बाद उसे आस्था की पूरी कहानी समझ आती है। उसे पता चलता है कि तलाक के बाद आस्था ने दूसरी शादी नहीं की, बल्कि पढ़ाई पर ध्यान दिया और मेहनत करके कलेक्टर बन गई। अगले दिन अय्यांश कलेक्टर साहिबा से मिलने उनके ऑफिस पहुंचा। बाहर इंतजार करने के बाद आस्था उसे अंदर बुलाती है। अय्यांश के पास शब्द नहीं होते कि वह अपनी गलती के लिए माफी मांगे। आस्था उसकी हालत समझ जाती है और उसे बैठने के लिए कहती है। बातचीत की शुरुआत आस्था करती है और सबसे पहले वह अय्यांश का धन्यवाद करती है। ये सुनकर अय्यांश हैरान हो जाता है। वह पूछता है, आस्था, तुम मेरा धन्यवाद क्यों कर रही हो। आस्था मुस्कुराते हुए कहती है, देखो अय्यांश, अगर तुमने मुझे परेशान न किया होता और यह न कहा होता कि मैं अनपढ़ और गंवार हूं, तो शायद मैं आज इस मुकाम पर न पहुंचती। तुम्हारी कठोर बातें मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा बनी। मैंने ठान लिया था कि मैं खुद को साबित करूंगी। ये सुनकर अय्यांश हक्का बक्का रह जाता है। वह खुद को रोक नहीं पाता और फूट फूट कर रोने लगता है। वह कहता है, आस्था, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हें तलाक देकर मैंने अपनी जिंदगी खराब कर ली। आस्था गंभीर होकर पूछती है, वह कैसे। अय्यांश जवाब देता है, तुमसे तलाक के बाद मैंने एक पढ़ी लिखी लड़की से शादी कर ली, जैसा माता पिता ने कहा था। लेकिन वह वैसी नहीं निकली जैसी मुझे उम्मीद थी। उसने मेरा जीना हराम कर दिया। मैं उसे चाहकर भी तलाक नहीं दे सकता, क्योंकि वह मुझे केस करने की धमकी देती है। ये कहते हुए वह फिर रोने लगता है। आस्था उसे चुप कराती है और कहती है, कोई बात नहीं अय्यांश, जो होता है वह हमारे भाग्य में लिखा होता है। शायद तुम्हारे भाग्य में वही थी। अय्यांश पूछता है, आस्था, तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की। आस्था जवाब देती है, मैं शादी करना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी बातें मुझे रोकती थीं। मैंने तय किया कि पहले खुद को साबित करूंगी। फिर वह कहती है, अय्यांश, जिंदगी में कभी मेरी जरूरत हो तो मुझे फोन कर देना। आज मैं जो हूं तुम्हारी बदौलत हूं। इतना कहकर वह उसे जाने के लिए कह देती है। शाम को आस्था अपने पिता से बात करती है और अय्यांश से मुलाकात की बात बताती है। पिता को अपनी बेटी पर गर्व होता है। कुछ दिन बाद पिता का फोन आता है। वे कहते हैं, बेटी, तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है। वह अय्यांश है। आस्था हैरान होकर कहती है, उसने तो कहा था कि उसकी शादी हो गई है। पिता बताते हैं, उसने झूठ बोला था। तलाक के बाद उसने शादी नहीं की। वह पछता रहा है और तुमसे दोबारा शादी करना चाहता है। आस्था सोच विचार के बाद कहती है, ठीक है बाबूजी, मेरी शादी उसी से करवा दीजिए। इसके बाद दोनों की दोबारा शादी हो जाती है। शादी के बाद अय्यांश पूछता है, आस्था, तुमने इतनी आसानी से हाँ क्यों कर दी। आस्था मुस्कुराकर कहती है, शादी जिंदगी में एक बार होती है। मैंने सोचा
जब एक बार मेरी शादी तुमसे हो चुकी थी तो उसी इंसान से क्यों ना करूं जो अपनी गलती समझ चुका है। मैंने तुम्हारे साथ ही जिंदगी शुरू की थी, अब इसे दोबारा सही तरीके से शुरू करना चाहती हूँ। धन्यवाद।